विद्यार्थियों, इस हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे व्याकरण के अंतर्गत वर्ण विचार। सबसे पहले हम यह समझते हैं कि वर्ण क्या है, वर्ण किसे कहते हैं। मैं आपको कुछ ध्वनियों के उच्चारण के लिए कहता हूं, उच्चारण कीजिए, मेरे साथ कहिए। अ, आ, इ, उ, री, क, ख, ग, घ। आपने उच्चारण किया, यह उच्चारित ध्वनियां हैं। हमने उच्चारण किया, उच्चारित ध्वनियों को हम सुन सकते हैं, इन्हें हम देख नहीं सकते, लेकिन यही उच्चारित ध्वनियों को जब हम लिखते हैं लिपि चिन्हों के माध्यम से, तब वे वर्ण कहलाते हैं। देखिए उदाहरण के रूप में अ, आ, ई, क, ख, ग। ये जब हम कह रहे हैं तो ये ध्वनि के रूप में है, अ, आ, ई। लेकिन जब मैंने इसे लिख दिया लिपि चिन्हों के माध्यम से, तब यह वर्ण हो गए। यह अ एक वर्ण है, आ वर्ण है, ई वर्ण है, ई वर्ण है, क वर्ण है, ख वर्ण है और ग वर्ण है। ये सब वर्ण है क्योंकि इन्हें लिपि चिन्हों के द्वारा लिख दिया गया। आपका नाम क्या है? क्या कहा? कमल। अच्छा, तो जैसे आपका नाम कमल है, किसी का दिनेश है, किसी का गणेश है, किसी का महेश है, किसी का अंकित है। तो जैसे आपका नाम है कमल, कमल, यह एक शब्द है। यह शब्द में देखिए क है, अ है, म है, अ है, ल है और ये अ है। क अ इससे बना क, क्योंकि ये जो क है यह व्यंजन वर्ण है और व्यंजन में हमेशा स्वर रहता है, क्योंकि व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। इसलिए एक क जब हमने हलंत लगा दिया तो यह व्यंजन स्वर मुक्त हो गया, स्वर रहित हो गया। तो ये क एक वर्ण है, इसमें अ मिला हुआ है तो क हुआ। म एक वर्ण है, इसमें अ वर्ण मिला हुआ है, स्वर वर्ण मिला है तो ये म है। इसी तरह ये ल वर्ण है, इसमें अ स्वर वर्ण है, ये मिलकर ये ल बना। तो ये सब एक एक वर्ण हुए और वर्ण जिसे खंडित नहीं किया जा सकता, तो इसीलिए ये क है, ये क को और खंडित नहीं कर सकते, क्योंकि क में अ मिलके एक क बना है। इस क को खंडित किया गया तो क हो गया और अ हो गया। इस म को खंडित किया गया तो म और अ हो गया। इस ल को खंडित किया गया तो ल और अ हो गया। तो इन्हें और खंडित नहीं किया जा सकता। वर्ण की परिभाषा हम समझते हैं। वर्ण की परिभाषा, भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। यह भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण से छोटी इकाई और कोई नहीं है। वर्ण सबसे छोटी इकाई है, उसी से शब्द बनेंगे, शब्द से वाक्य बनेंगे। तो वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसे खंडित नहीं किया जा सकता। इसका और खंडन नहीं किया जा सकता। जैसे क को और खंडित नहीं किया जा सकता, म को और खंडित नहीं किया जा सकता, ल को और खंडित नहीं किया जा सकता, एक अ स्वर को भी खंडित नहीं किया जा सकता, अ को और खंडित नहीं किया जा सकता। ये सब वर्ण है। वर्ण की विशेषता देखिए, वर्ण को मूल ध्वनि भी कहते हैं। यह मूल ध्वनि है क्योंकि इसी से शब्द बनेंगे। ये मूल ध्वनि है, इसी से वर्ण, शब्द और वाक्य बनते हैं। इसके बाद लिपि चिन्ह को भी वर्ण कहते हैं। ये लिपि चिन्ह है। मैंने कहा कमल, कमल ध्वनि है, हम उसे देख नहीं सकते, सुन सकते हैं, लेकिन जब हमने उसे लिपि चिन्ह के माध्यम से लिख दिया तो हम उसे देख सकते हैं। इस कमल को हम देख सकते हैं और ये लिपि चिन्ह के द्वारा लिखा है, तो लिपि चिन्ह को भी वर्ण कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे वर्णमाला। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध यानी क्रम से लिखे हुए। उदाहरण के लिए जैसे अ के बाद आ, उसके बाद छोटी ई, इसके बाद ई, इसके बाद छोटा ऊ जिसे ह्रस्व ऊ कहते हैं, उसके बाद दीर्घ ऊ। ये सब क्रम से आए हुए। अ के बाद आ आएगा, उसके बाद छोटी, इसके बाद बड़ी, इसके बाद छोटा ऊ, इसके बाद बड़ा ऊ, यानी ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व ऊ, दीर्घ ऊ, ये एक के बाद एक आएंगे। ये क्रम से है। इसी तरह क, ख, ग, घ, ये सब क्रम से आए हुए। ऐसा नहीं है कि ये पहले आ गया, ये बाद में आ गया, ये ग पहले आ गया, ग के बाद ख आया, तो ये क्रम बिगड़ जाएगा। अगर क्रम बिगड़ गया तो इसे वर्णमाला नहीं कहेंगे।
क्योंकि वर्णमाला क्या है ना, क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। और ये वैज्ञानिक तथ्य पर ये वर्ग समूह निर्धारित किए जाते हैं। ध्वनि शास्त्र के अनुसार वैज्ञानिक तथ्य के आधार पर इनका क्रम नियत रहता है। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वर 11 हैं, अ से लेकर औ तक, अ से लेकर औ तक 11 स्वर। इसमें अयोगवाह 2 हुए, अंग और अ। इसके बाद ये हो गया स्वर, क्योंकि वर्णमाला में स्वर के अंतर्गत अयोगवाह को भी लिखा जाता है। इस तरह यहाँ 13 स्वर के अंतर्गत 13 वर्ण आए। अब है व्यंजन। व्यंजन में वर्ग निर्धारित किया गया है, जैसे क वर्ग है। क वर्ग में क से लेकर ञ तक, अंग तक। इसके बाद च वर्ग, इसमें च से लेकर ञ तक। इसके बाद ट वर्ग, इसमें ट से लेकर अर तक। इसके बाद त वर्ग, इसमें ट से लेकर न तक। इसके बाद प वर्ग, प वर्ग, इसमें प से लेकर म तक। हर वर्ग में 5-5 वर्ण हैं, तो क, च, ट, ठ, प, ये 5 वर्ग हो गए। ये 25 व्यंजन हो गए। ये 25 व्यंजन हुए। इसके बाद अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन है, यह है य, र, ल और व। ये 4 व्यंजन है। इसके बाद है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म, इसमें श, स, श, इसके बाद ह, ये भी 4 हुए। इसके बाद संयुक्ताक्षर है। इसके बाद संयुक्ताक्षर, इसमें 4 है, जैसे क्षत्रिय क्ष, त्र, ज्ञ और ये सर्व, ये भी 4 हुए। इसके बाद 4 ये 2 व्यंजन हैं, ये ड के नीचे बिंदी, जैसे लड़ाई। इसके बाद ये र, घ के नीचे बिंदी, जैसे पढ़ाई, तो ये 2 हुए। तो इस तरह इसमें 4, अंतस्थ में 4, ऊष्म में 4 और ये 25। तो ऊष्म का 4, 4 8, 4 12, 13 14 और ये 39 व्यंजन हुए। इसके बाद ये 13 स्वर, ये 13 स्वर को मिला लेते हैं तो ये हो गया 52 वर्ण हिंदी वर्णमाला में है। कुछ विद्वान 11 स्वर को लेते हैं और 33 व्यंजन को लेते हैं। इस तरह 44 वर्णों को हिंदी वर्णमाला में स्थान देते हैं। लेकिन हम ध्वनियों के हिसाब से देखें जिनका हम प्रयोग करते हैं, तो उस हिसाब से हम 52 वर्ण को ले सकते हैं। एक और वर्ण हो सकता है ध्वनि के हिसाब से जो आगत ध्वनि है, और जैसे डॉक्टर, बॉल अंग्रेजी ध्वनि है, तो इसका भी प्रयोग हिंदी में हम करते हैं। उसी तरह अरबी फारसी के नुक्ता वाले ज, फ, जैसे जरा, फरेब, तो ज और फ का भी हम हिंदी में प्रयोग करते हैं। लेकिन मूल रूप से इन 52 वर्णों को हिंदी वर्णमाला में स्थान दिया गया है। इसके बाद हम पढ़ेंगे वर्ण के भेद। वर्ण के, जैसा कि आपको पता है, वर्ण के 2 भेद होते हैं, एक है स्वर वर्ण और एक है व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण क्या है? स्वर वर्ण का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है।
जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से हो उसे स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे अ, इसमें किसी की सहायता नहीं ली गई है, इनका उच्चारण स्वतंत्र हो रहा है। लेकिन व्यंजन वर्ण, क्योंकि दूसरा है व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण सदैव स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, ये स्वयं में स्वतंत्र नहीं होते। स्वर वर्ण स्वतंत्र उच्चारित होते हैं, इनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, लेकिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है। जैसे मान लीजिए क, इसमें क में अ छिपा हुआ है, आप उच्चारण करके देखिए मेरे साथ, बोलिए क में अ सुनाई दे रहा होगा, म में अ सुनाई दे रहा होगा, र में अ सुनाई दे रहा होगा। तो ये अ क्या है? स्वर है, यानी क और अ मिलने से एक क बना हुआ है। इसलिए जब ये वर्ण है तो इसके नीचे हलंत नहीं लगाते, लेकिन जब वर्णों को अलग अलग करेंगे तब हम हलंत लगा देते हैं। जैसे म है, म में हलंत नहीं लगेगा क्योंकि म पूर्ण व्यंजन है, लेकिन जब हम इसको तोड़ेंगे, वर्ण विच्छेद करेंगे, तब यहाँ पे हम म के नीचे हलंत लगाएंगे और अ, यानी यह स्वर रहित हो गया, इसमें और स्वर नहीं है। तो इस तरह स्वर में स्वतंत्रता होती है और व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। स्वर वर्ण के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर क्या है? प्यारे विद्यार्थियों, किसी भी स्वर को बोलने में समय लगता है, ध्वनियों के उच्चारण करने में समय लगता है, उस समय को ध्यान में रखकर स्वरों का वर्गीकरण किया गया है। ह्रस्व स्वर का मतलब होता है छोटा स्वर, यानी जिस स्वर में कम समय लगे, जिस स्वर के उच्चारण में कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व देखिए, ह्रस्व, इसमें ह में र लगा हुआ है, ये ह्रस्व स्वर है। ह्रस्व स्वर यानी छोटा स्वर जिसमें कम समय लगता है। जैसे अ, इसके बाद ई, इसके बाद उ, इसके बाद री, ये 4 ह्रस्व स्वर है क्योंकि इनमें कम समय लगता है। इसके विपरीत दीर्घ स्वर, दीर्घ यानी बड़ा स्वर, दीर्घ स्वर में ह्रस्व स्वर से 2 गुना अधिक समय लगता है। उदाहरण के लिए अ से 2 गुना समय आ में, ई से 2 गुना समय ई में, इसके बाद उ से 2 गुना समय उ में, इसके बाद ए है, ए, ओ और अ। इस तरह 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 दीर्घ स्वर हो गए। और एक स्वर और है, वो है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर क्या है? जिसका उच्चारण ह्रस्व स्वर से 3 गुना अधिक समय लगता है, ह्रस्व स्वर से 3 गुना अधिक समय लगे उसे कहते हैं प्लुत स्वर। प्लुत स्वर का चिन्ह ये है, ऐसा चिन्ह लगाया जाता है प्लुत स्वर। किसी को पुकारना हो या संगीत में लय में, ताल में, आरोह में, अवरोह में प्लुत स्वर का प्रयोग किया जाता है। अगर किसी को पुकारना है, राम, रा और म के बीच में प्लुत लगा हुआ है, राम, श्याम, गोपाल, ओम, तो इसमें क्या है? पुकारने में प्लुत स्वर का प्रयोग किया गया है। उदाहरण के लिए ओम, ओम, यहां एक प्लुत स्वर है। इस तरह राम, रा और म के बीच में प्लुत स्वर है, राम, यानी प्लुत स्वर में ह्रस्व स्वर से 3 गुना अधिक समय लगता है। अब हम पढ़ेंगे स्वर की मात्राएं। स्वर की मात्राओं पर ध्यान देंगे। मात्रा संबंधी गलतियां कम होंगी, वर्तनी संबंधी अशुद्धियां कम होंगी। ज्यादातर आप सबकी समस्या रहती है कि कहाँ छोटी की मात्रा लगाएं, कहाँ बड़ी की मात्रा लगाएं, मात्रा संबंधी गलतियां हो जाती, तो इन पर ध्यान देने के लिए मात्रा को समझना आवश्यक है। तो स्वर की मात्राएं लिखिए, ये अ है, आ, ई, उ, री, ए, इसी तरह ओ, अ। अब अ की अपनी कोई मात्रा नहीं होती, इसलिए जैसे मन, मन में अ लगा हुआ है, इस मात्रा नहीं है।
इस तरह आ की मात्रा इस तरह से लिखते हैं, जैसे मान। ई की मात्रा इस तरह से लिखते हैं, इस तरह से ई की मात्रा, जैसे कील। ये बड़ी की मात्रा है, इसकी मात्रा इस तरह से लिखते हैं, जैसे मीठा। इसको इस तरह से लिखते हैं, ऊ की मात्रा को इस तरह से लिखा जाता है, जैसे कुल। ए ऊ है, इसकी मात्रा को इस तरह से लिखा जाता है, जैसे मूल। एरी है, इस तरह से, जैसे मृग। और ए है, इसकी मात्रा इस तरह से, जैसे केला। और ये है, इसकी मात्रा इस तरह से, इसकी मात्रा इस तरह से लिखते हैं, जैसे केला। इसकी मात्रा जैसे कैसा। और इसकी मात्रा ये है, इसकी मात्रा इस तरह से लिखते हैं, जैसे मूल। और इसकी मात्रा इस तरह से, जैसे कौन। इन पर ध्यान देना है। 12 खड़ी का प्रयोग हम वर्तनी की अशुद्धियों को ठीक करने के लिए कर सकते हैं। 12 खड़ी महत्वपूर्ण होती है। अब हम अयोगवाह को समझते हैं कि अयोगवाह क्या है। अयोगवाह, इसे हिंदी वर्णमाला में स्वर वर्णों के साथ रखा जाता है, लेकिन यह स्वतंत्र हैं, जैसे अंग और अ। ये अयोगवाह है। इन्हें स्वर नहीं माना जाता, इन्हें व्यंजन भी नहीं माना जाता, क्योंकि ये अ स्वर की तरह है, लेकिन इसका उच्चारण न और म की तरह हो रहा है। अ है इसमें, लेकिन ये जो बिंदी है, इसका उच्चारण ह की तरह किया जा रहा है। तो ह की तरह करने से व्यंजन की तरह भी है और स्वर की तरह भी है। न यानी और न व्यंजन की तरह भी है और यह स्वर की तरह है। इसलिए जो स्वर भी न हो और व्यंजन न हो, उसे अयोगवाह कहा जाता है। हिंदी में अयोगवाह 2 प्रकार के हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे अनुस्वार। प्यारे विद्यार्थियों, वर्णों का उच्चारण हम स्वर तंत्री के द्वारा करते हैं, मुख के द्वारा करते हैं। कभी जीभ से करते हैं, कभी दांत के द्वारा करते हैं, कभी ओठों के द्वारा करते हैं, कभी मूर्धा के द्वारा करते हैं, कभी तालु के द्वारा करते हैं, कभी नाक के द्वारा करते हैं। तो हवा जहां से जो स्पर्श करके निकले, उस हिसाब से वर्णों का नामकरण कर दिया जाता है और वर्णों का स्थान भेद मान लिया जाता है। तो अनुस्वार का उच्चारण नाक से होता है, अनुस्वार वर्ण का उच्चारण नाक से किया जाता है। अनुस्वार में जितने भी वर्ग हैं, क वर्ग, प वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, जो इतने भी जो 5 वर्ग हैं, उनके जो वर्ग हैं, उनका जो पंचमाक्षर है, उसे अनुस्वार कहते हैं। जैसे अंग, य, अण, न और म, ये पंचमाक्षर हुए। इनका उच्चारण नाक से होता है, इसलिए इसे नासिक्य वर्ण भी कहते हैं, नासिक्य व्यंजन भी कहा जाता है। इनका उच्चारण नाक से होता है और इन्हें अनुस्वार किया जाता है। इन्हें लिखते हैं बिंदु के रूप में, इसे बिंदु के रूप में लिखा जाता है, जैसे संसार, अंक, अंकित, मयंक। तो यहां ये बिंदु लगाते हैं, इसके लिए बिंदु लगाते हैं। ये अनुस्वार है, इसका उच्चारण नाक से होता है। इसके बाद है अनुनासिक, ठीक इसके विपरीत। अनुस्वार नाक से होता है, हर वर्ग का पंचमाक्षर अनुस्वार है। अनुनासिक ठीक इसके विपरीत है। अनुनासिक का उच्चारण नाक से और मुंह से, दोनों से होता है, यानी दोनों ओर से हवा समान रूप से निकलती है और वर्ण का उच्चारण हो जाता है। इसके लिए हम एक चंद्र बिंदु, एक चंद्र है और एक बिंदु है, तो चंद्र बिंदु का प्रयोग हम करते हैं अनुनासिक के लिए। उदाहरण के लिए आंख, पूंछ, मूंछ, इसमें एक चंद्र बिंदु लगाते हैं। अनुनासिक में चंद्र बिंदु लगाया जाता है। और जो अनुनासिक है ना, स्वरों का मूल गुण होता है, इसे स्वरों का गुण कहते हैं।
अनुनासिक। और अनुनासिक को चंद्र बिंदु के रूप में लिखते हैं, लेकिन जिनमें ओ की मात्रा लगी हो या अ की मात्रा लगी हो वहां पर बिंदु के रूप में भी इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। जैसे पूंछ, पूंछ, इसमें ए चंद्र बिंदु ही है, लेकिन चूंकि यहां मात्रा है इसलिए हम यहां पर इस तरह का चंद्र बिंदु नहीं लगा पा रहे। इस तरह सिंचाई, सिंचाई, सिंचाई में अनुस्वार नहीं है, ये चंद्र बिंदु है, लेकिन चूंकि मात्रा लगी हुई है तो इसलिए हम यहाँ पे इसे बिंदु के रूप में लिख रहे हैं, लेकिन यह मूल रूप से चंद्र बिंदु है, ये अनुनासिक है। इसके बाद हम विसर्ग पढ़ेंगे। विसर्ग का उच्चारण ह के रूप में होता है, इसका उच्चारण ह के रूप में होता है अ, और दो बिंदी लगाते हैं, दो बिंदु लगाते हैं, जैसे प्रातः, प्रायः, अतः। तो इसका उच्चारण ह की तरह है और इसमें बिंदु लगाते हैं, ये विसर्ग है। विसर्ग का प्रयोग संस्कृत में अधिकतर होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे आगत ध्वनि। आगत, आगत का अर्थ होता है आया हुआ। जो ध्वनियां अन्य भाषाओं से आती हैं, हिंदी में जिनका प्रयोग हो रहा है उन्हें आगत ध्वनि हम कहते हैं। इनका जैसे अंग्रेजी, अंग्रेजी की आगत ध्वनि है अ, इसको इस तरह से लिखा जाए, जैसे डॉक्टर, कुछ लोग ये है डॉक्टर, कुछ लोग इसे बोलते हैं डॉक्टर, डॉक्टर साहब आ गए, डॉक्टर गलत है, डॉक्टर। इसी तरह बॉल, इसी तरह डॉल, कुछ बोलते हैं डाल, डाल नहीं डॉल, डॉल। इसी तरह कॉलेज, कॉलेज, कुछ लोग इसे कॉलेज बोलते हैं, आज कॉलेज खुला हुआ है, कॉलेज नहीं कॉलेज। इसी तरह अरबी फारसी के नुक्ता वाली ध्वनियां हैं, इनमें नुक्ता लगाते हैं, जैसे जौ, जौ के नीचे नुक्ता लगा दिए। इसके बाद फ, इस फ के नीचे नुक्ता लगा दिए। ये नुक्ता से अंतर आ जाता है अर्थ में। एक है जरा, जरा, ये जरा का मतलब थोड़ा, थोड़ा दीजिए, जरा में आइए, जरा ये काम कर दीजिए, थोड़ा ये काम कर दीजिए। और ये जरा, ये हिंदी का जरा, ये जरा का अर्थ है बुढ़ापा। इसी तरह फरेब, फल, तो फल हिंदी है, फरेब उर्दू शब्द है, तो यहाँ ये नुक्ता लगाते हैं, ये भी आगत ध्वनि है। इसके बाद हम हलंत समझेंगे। हलंत का प्रयोग हम सदैव व्यंजन में स्वर रहित बनाने के लिए करते हैं। जैसे म है, ये म वर्ण है, अगर इसे स्वर रहित करेंगे यहाँ म और अ, इसमें हलंत लगा दिया गया। इसके बाद हलंत लगाते हैं जो वर्ण खड़ी पाई वाले नहीं हैं, जैसे ड, ये ढ, ये द, ये छ, ये खड़ी पाई वाले नहीं है। खड़ी पाई मतलब ये देखिए, इसमें खड़ी पाई है, ये खड़ी पाई, ये गौ है, गौ में खड़ी पाई है, ये खड़ी पाई वाले ये व्यंजन है। तो जब इनको हम आपस में मिलाते हैं तो इसको हटा देते हैं। जैसे इसमें अगर मिलाना गया तो आधा क इस तरह से बनाएंगे, इसमें अगर मिलाना होगा तो आधा ग इस तरह से बनाएंगे, लेकिन इन सबको इस तरह से नहीं मिलाया जा सकता। तो यहाँ क्या किया जाता है, हलंत लगाया जाता है। जैसे गड्ढा, यहाँ देखिए, यहाँ हलंत लगा दिया गया, हलंत लगा दिया गया। मिट्टी, तो इसमें ट के नीचे हलंत लगा दिया गया। छुट्टी, ट के नीचे हलंत। तो इस तरह इन सब के नीचे में हलंत लगा दिया जाता है, जिससे आपस में ये दूसरे व्यंजन के साथ जुड़ जाएं। प्यारे विद्यार्थियों, हमने पढ़ा इस वीडियो में स्वर के विषय में। मुझे आशा है कि आप स्वर के विषय में भली भांति समझ गए होंगे। अब अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे व्यंजन के विषय में।